Good morning, dear student. Today I am explaining remaining chapter एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। अंग दौरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे क्योंकि उस पर ऑक्सीजन नहीं थी। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि रात्रि में टेम्परेचर जो होता है और कम हो जाता है। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था, इसलिए उसने बछेंद्री से पूछा क्या वह उसके साथ जाना चाहेंगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वहाँ से वापस आना बहुत ही कठिन और श्रम साध्य होगा। उसमें बहुत परेशानी होगी और बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि अंग दौरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था, खतरा था। मुझे फिर भी अंग दौरजी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी, निश्चित थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौरजी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी कि दिन निकल आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई शुरू की। अंगदौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। जो बर्फ़ जमी हुई थी चट्टानों पर वो बहुत ही कैसी लग रही थी, शीशे के समान चमकीली दिखाई दे रही थी। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उनके पैर फिसलने का डर था और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत उसको काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौरजी और बछेंद्री दोनों शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए, खुश हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से, इसी चाल से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। कौन पहुंच गया? लाटू पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि जो लाटू था एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी,
क्योंकि जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लाटू ने ऑक्सीजन रेगुलेटर के द्वारा ऑक्सीजन को बढ़ा दिया, जिससे कि बछेंद्री अब आसानी से चढ़ाई कर पा रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ से उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। यानी कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो बर्फ के कण थे वो हवा में उड़ रहे थे। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांसें मानो रुक गई थी। मुझे विचार आया कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली जो भारत की सबसे पहली महिला बछेंद्री ही थी, पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी। सबसे जब ऊपर वो पहुंच गई तो वहाँ पर इतनी भी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति आसानी से उस पर वहाँ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न जो था सुरक्षा का था कि यदि कुछ हो जाता है तो वहाँ से बचना बड़ा मुश्किल है। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। वहाँ पर जो बर्फ़ थी उसको फावड़े से उन्होंने क्या करा, खोदा, जिससे कि वो आसानी से वहाँ सुरक्षित रूप से खड़े हो सके। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ़ को अपने माथे पर लगाया और मैंने सागर माथा के ताज को चूमा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से जो दुर्गा माँ का चित्र उसके थैले में रखा हुआ था उसको निकाला और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा हुआ था। छोटी सी पूजा की और इनको बर्फ़ में वहीं पर दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। किसको ध्यान आया? बछेंद्री को अपने माता पिता की याद आई। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया था, जिसके कारण वो एवरेस्ट पर पहुंच चुकी थी। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, कहा कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों होने की सूचना उनको दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न हुए, मुझे बधाई दी और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, अलग होगा। अर्थात सब तुमको बधाई देंगे और इस देश में और पूरे संसार में तुम्हारा नाम रोशन हो गया है।